हेलो दोस्तों, मैं किशन कन्हैया स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है तराइन का युद्ध। ठीक है, तो तराइन के दो युद्ध हुए थे, प्रथम और द्वितीय। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध तथा 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। तो आज की वीडियो में हम लोग तराइन के प्रथम युद्ध के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ठीक है, और उसे जानेंगे भी। और पूरा ध्यान लगाकर सुनिए। यह युद्ध जो है आप लोग के सामने एक फिल्म, एक पिक्चर सी आपके दिलो दिमाग से गुजरेगी। ठीक है, बस इसे ध्यान से सुनते रहिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके किसके मध्य? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य। पृथ्वीराज चौहान ये तृतीय थे। ठीक है, यानी कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य लड़ा गया था। और तराइन का प्रथम युद्ध, ठीक है, 1192 में। और स्थान कौन सा था? तो तराइन स्थान था, हरियाणा का एक शहर पड़ता है। ठीक है, तराइन। और इसका परिणाम क्या रहा? इसमें मोहम्मद गोरी की पराजय हुई और पृथ्वीराज चौहान तृतीय की विजय हुई। ठीक है, तो सुनते रहिए, अभी आगे युद्ध पूरा बाकी है। मोहम्मद गोरी, इन लोगों के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, इनके बारे में। ठीक है, तो मोहम्मद गोरी कौन था? तो मोहम्मद गोरी जो है गौर महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था, वहाँ का शासक था मोहम्मद गोरी। ठीक है, यह महमूद गजनवी जो था 1025 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था सोमनाथ मंदिर पर, उसी के वंश से संबंधित है। ठीक है, तो 1173 ईस्वी में मोहम्मद गोरी गौर का शासक बना और 1175 में भारत पर पहला आक्रमण किया। कहाँ? मुल्तान के विरुद्ध। ठीक है, 1175 में। और 1178 में दूसरी बार आक्रमण किया। कहाँ? गुजरात के पाटन शहर के विरुद्ध आक्रमण किया, लेकिन यहाँ का एक शासक था भीमसेन द्वितीय। ठीक है, भीम द्वितीय। इन्होंने मोहम्मद गोरी को बुरी तरह पराजित किया और मोहम्मद गोरी भारत छोड़कर भाग गया, लेकिन भागेगा नहीं, फिर वापस आएगा। ठीक है, तभी ना होगा तराइन का प्रथम द्वितीय युद्ध। और आगे पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान कौन थे? तो इनका जो राज्य क्षेत्र है, राज्य सीमा दिल्ली के आसपास का क्षेत्र और कुछ पूर्वी राजस्थान का भाग पृथ्वीराज चौहान के अंदर में आता था। और पृथ्वीराज चौहान का कार्यकाल यानी कि इनका शासनकाल 1178 ईस्वी से 1192 ईस्वी तक रहता है। और 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। और यह गढ़वाल राजवंश से संबंधित हैं। और पृथ्वीराज चौहान को अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे कौन कौन? जैसे भारतेश्वर। ठीक है, और पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, तो ये पृथ्वीराज तृतीय थे, यानी कि इनके वंश में दो लोग और पृथ्वीराज नाम से हो चुके थे। ठीक है, तो इनका नाम क्या था? पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, और एक हिंदू सम्राट भी इन्हें कहा जाता है, और सपादलेश्वर भी इन्हें कहा जाता है, और राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। और इन सब नामों से ये प्रसिद्ध थे। ठीक है, प्रसिद्ध हैं। अब थोड़ा भूमिका में देखते हैं। ठीक है, महमूद गजनवी के आक्रमण से 100 साल बाद तुर्कों ने अफगानिस्तान के गोरी को दबाना और खदेड़ना शुरू किया, जिसके फलस्वरूप मोहम्मद गोरी को भारत पर आक्रमण करने के लिए लगभग विवश होना पड़ा। ठीक है, तो इसके पीछे कहानी क्या थी? तो 1025 में महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण किया, कितना? 17 बार किया। और 17वां आक्रमण किसके विरुद्ध था? सोमनाथ मंदिर के विरुद्ध था। तो सोमनाथ मंदिर को लूट कर चला गया। ठीक है, तो वहाँ का लूट कर गया, तो इसके 100 साल बाद लगभग, ठीक है, मोहम्मद गोरी का जन्म होता है। मोहम्मद गोरी वहाँ का शासक बनता है। और शासक क्या, वहाँ के जो लोग थे, गौर राजवंश के लोग, महमूद गजनवी के घराने के लोग, वह मोहम्मद गोरी को दबाना और खदेड़ना शुरू किए। कहाँ से? अफगानिस्तान से। जिसके लिए मोहम्मद गोरी भारत में भाग कर आया। भाग कर क्या? भारत पर आक्रमण करने आया। ठीक है, तो मोहम्मद गोरी को भारत पर आक्रमण करने के लिए विवश होना पड़ा। ठीक है, और हर्ष के बाद उत्तर भारत की राजनीतिक एकता और स्थिरता को गंभीर आघात लगा। हर्ष के बाद, हर्ष का शासनकाल कब था? लगभग 600 ईस्वी में। ठीक है, तो हर्षवर्धन पहले राजा था, फिर उसके बाद हर्षवर्धन के समय तो भारत के अधिकतर राज्य संगठित थे। ठीक है, तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारतीय राजा छोटे छोटे टुकड़ी में बट गए थे, मतलब अलग अलग छोटे छोटे प्रदेश बन गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप ही महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और भारत को लूट करके, भारत के खजाने को लूट करके अपने यहाँ ले गया। ठीक है, तो उसके यानी कि महमूद गजनवी के जाने के बाद भी भारत के राजा लोग अपने में संगठित होने का प्रयास नहीं किए। यही कारण है कि ठीक उसके जाने के 100 साल बाद ही मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण करता है। ठीक है, यहाँ दे रहा है कि
राजनीतिक एकता समाप्त हो गई और उत्तर भारत के छोटे छोटे राजपूत राज्यों में विभक्त हो गया था। ठीक है, और भारत के जो पड़ोसी राज्य थे जैसे अफगानिस्तान हो गया, और इन लोगों ने भारत के विरुद्ध ही भारत के बाहर भारत के विरुद्ध षड्यंत्र रचना चालू किया। ठीक है, देश की सीमाओं से बाहर भारत के विरुद्ध षड्यंत्र रचना चालू किया। और मोहम्मद गोरी के भारत आने के समय भारत की राजनीतिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई थी। ठीक है, मोहम्मद गोरी के समय। और इसी राजनीति का व्यवस्था का लाभ उठाकर महमूद गजनवी ने 17-12 आक्रमण करके भारत को लूट कर ले गया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि भारत के जो राजा रजवाड़े थे, राजपूत थे, वह संगठित नहीं थे और महमूद गजनवी लूट कर ले गया। और उसके 100 साल बाद भी भारतीय राजा थे जो आपस में संगठित नहीं हुए विदेशी शक्तियों के विरुद्ध। यही कारण है कि महमूद गजनवी के जाने के 100 साल बाद ही मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, और 1175 ईस्वी में, ठीक है, यहाँ दे रहा है, भारतीय राजा उसके वापस जाने के बाद सुख की बंसी बजाकर चैन की नींद सोने लगे थे। ठीक है, और 1175 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया और मुल्तान तथा पेशावर पर अपना अधिकार जमा लिया। ठीक है, पहले मुल्तान और पेशावर पर कब्जा किया, फिर बाद में पंजाब पर भी अधिकार कर लिया। और इन दोनों सेनाओं के शक्तियों के बारे में थोड़ा देखते हैं। तुलनात्मक अध्ययन के अनुसार पृथ्वीराज की सेना गौरी की सेना से काफ़ी बड़ी थी। ठीक है, पहले युद्ध में पृथ्वीराज की सेना काफ़ी बड़ी थी, किससे? मोहम्मद गोरी से। और राजपूत राजाओं की सहायता से 2 लाख अश्वारोही और 3000 हाथियों की विशाल सेना थी पृथ्वीराज चौहान के पास। लेकिन ये जो डाटा है अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलता है। ठीक है, अब गोरी की सेना में ऊँट सवार और अश्वारोही सैनिक ही थे। ठीक है, गोरी की सेना में ऊँट और अश्वारोही थी, लेकिन गोरी की सेना में हाथी नहीं थे। और हाथी रह कर भी क्या करेंगे, कितना दूर से अफगानिस्तान से आ रहा है। ठीक है, कितने हाथी चलेंगे। ठीक है, तो इसकी सेना में केवल ऊँट और अश्वारोही और पैदल सैनिक ही थे। और एक तरफ आज नहीं रहेगा पृथ्वीराज। ठीक है, एक तरफ पृथ्वीराज के घुड़सवार धनुष बाण से सुसज्जित थे और मौका मिलने पर तलवार और भाला का भी प्रयोग करना जानते थे, जबकि मोहम्मद गोरी के सैनिक मात्र धनुष बाण का प्रयोग करते। ठीक है, यानी कि पृथ्वीराज चौहान की जो सेना थी मल्टी टैलेंटेड थी। अब युद्ध की शुरुआत यहीं से होता है। कब से? 1175 ईस्वी से। 1175 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया। ठीक है, कब? मुल्तान के विरुद्ध। और मुल्तान तथा पेशावर पर कब्जा करने के बाद उसने पंजाब पर भी कब्जा कर लिया। ठीक है, अब पंजाब पर कर लिया, अब अगला टारगेट उसका दिल्ली रहता। तो तराइन के मैदान में पहुंचने से पूर्व भारत की पश्चिमी सीमा पर अपना शासन स्थापित करने के बाद 1190 ईस्वी में इसने भटिंडा पर भी अधिकार कर लिया। ठीक है, पंजाब पर किया था, अब भटिंडा नामक शहर था उस पर भी अधिकार कर लिया। अब अधिकार करने के बाद मोहम्मद गोरी जो था वह वापस जाने लगा। ठीक है, और जब वो अफगानिस्तान वापस जाने लगा तो पृथ्वीराज ने अपनी सेना से उसका पीछा किया था। ठीक है, तो वह जो मोहम्मद गोरी था धन लूटने के बाद पंजाब, मुल्तान, पेशावर ये सब लूटने के बाद वापस अफगानिस्तान जा रहा था। लेकिन जब राजपूत राजाओं को इसके बारे में पता चला तो पृथ्वीराज चौहान ने अपनी सेना से उसका पीछा भी किया, लेकिन पा नहीं पाया। ठीक है, और इसका पता जब मोहम्मद गोरी को चला तो गोरी ने अपनी सेनाओं के साथ वापस लौट आया। ठीक है, तो गोरी कहा हमारा पीछा कर रहा है, चलो लड़ने। ठीक है, तो अपनी सेनाओं को वहाँ से मुड़ा लिया, वापस ले लिया पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करने के लिए। और जब उसको पता चला तो उसने तुरंत ही मार्ग की तरफ कूच किया, दिल्ली ओर कूच किया। ठीक है, और दोनों की सेनाएं आमने सामने आपस में करनाल तथा थानेश्वर के पास पृथ्वी की सेना और मोहम्मद गोरी की सेना का आमना सामना हुआ। ठीक है, और दोनों पक्षों की सेनाओं में ज़बरदस्त युद्ध हुए और इस युद्ध को तराइन के संग्राम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो युद्ध में क्या हुआ उसके बारे में भी एक पूरी संग्राम के बारे में देखते हैं। और बता दें आप लोग को कि यह जो युद्ध हुआ की सीरीज हमारी चली, इससे पहले भी बहुत सारे युद्धों के बारे में हमारे चैनल पर डिटेल में बताया गया। ठीक है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से इसे देख सकते हैं। तो संग्राम, पृथ्वीराज की सेना इतनी विशाल थी कि पूरा एकदम दूर दूर तक फैली थी। मोहम्मद गोरी और उसकी सेना को देखते ही एक तरीके से हदस से गए थे कि मोहम्मद गौरी ने कहा कितनी बड़ी सेना है पृथ्वीराज चौहान की। ठीक है, तो 3 लाख अश्वार वही थे और कितने पैदल थे, तो यह देख करके लगता था पृथ्वीराज की सेना दूर दूर तक फैली थी और फैली भी थी।
और राजपूत सैनिकों ने मोहम्मद गोरी की सेना को जैसे ही देखा सामने, उन पर ज़बरदस्त हमला बोल दिया, ठीक है, आक्रमण, ठीक है, एकदम आक्रमण कर दिए किस पे, मोहम्मद गोरी पर। और बहुत ही देर तक युद्ध चलता रहा और घमासान युद्ध हुआ और बहुत जल्द ही गौरी के सैनिक मैदान छोड़कर भागने लगे, ठीक है, क्योंकि वह केवल तीर धनुष चलाना जानते थे। इधर भारतीय जो सैनिक थे तीर धनुष तलवार भाला सब चलाना जानते थे। तो यही सब कारण रहा कि मोहम्मद गोरी के सैनिक धीरे धीरे भागने लगे मैदान छोड़कर। और राजपूतों की इस वीरतापूर्वक कार्यवाही को देखकर गोरी के सरदार सैनिक युद्ध क्षेत्र से छोड़कर भागने लगे, ठीक है, गौरी के जितने भी सरदार थे, सैनिक थे, सेनापति थे, वह सब युद्ध छोड़कर भागने लगे। और सैनिकों ने मोहम्मद गोरी से भी कहा, साहब आप भी चलिए, नहीं तो बचेंगे नहीं, ठीक है। तो सैनिकों ने मोहम्मद गोरी से भी वापस भाग जाने का अनुरोध किया, ठीक है, लेकिन उसके पास सहायता के लिए कोई पर्याप्त सैन्य बल नहीं था, यानी कि सिकंदर कह रहे हैं, मोहम्मद गोरी की सेना पराजय की ओर थी और उसके अधिकतर सैनिक मारे जा चुके थे। और लौटते हुए यानी कि भागते हुए सबको देख करके इस कायरतापूर्वक कार्रवाई पर गोरी ने अपने सरदारों को धिक्कारना शुरू किया, ठीक है, किसको, अपने सरदारों को जो युद्ध छोड़कर भाग रहे थे, और स्वयं खूनी तलवार लेकर के राजपूत सैन्य दल के सम्मुख प्रस्तुत हो गया, ठीक है, अकेले ही। यह देखिए उनकी सेना भी आई थी साथ में, तो खूनी तलवार लेकर राजपूत सैन्य दल के सम्मुख प्रस्तुत हो गया और घमासान युद्ध का एक बार फिर से दृश्य प्रस्तुत हुआ, ठीक है, फिर से एक बार घमासान युद्ध होने लगा। और देखिए राजपूत कमांडर गोविंद राज कौन थे, तो पृथ्वीराज चौहान के भाई थे, उस समय कमांडर थे, राजपूत थे, ठीक है, राजपूत में सेनापति। तो राजपूत कमांडर गोविंद राज ने अपने हाथियों के साथ मोहम्मद गोरी पर आक्रमण बोल दिया, ठीक है, मोहम्मद गोरी पर आक्रमण बोल दिया। अब मोहम्मद गोरी ने गोविंद राज पर भाला से प्रयोग करके उनके दांत तोड़ डाले, ठीक है, मोहम्मद गोरी ने भाला का प्रयोग किया और भाला जा करके गोविंद राय यानी पृथ्वीराज चौहान के भाई पर लगा और उनके दांत टूट गया और जमीन पर गिर गए। और उसी समय क्रोधित होकर गोविंद राज ने गोरी पर जबरदस्त प्रहार किया और गोरी पर के बाजुओं पर यानी हाथों पर आक्रमण किया और गोरी घायल होकर के नीचे गिर गया, ठीक है, और नीचे गिर गया लड़खड़ा करके, और उसके एक साहसी सैनिक ने उसको बचा लिया और संग्राम स्थल से बाहर भागने लगे लोग, ठीक है। अब जब राजा ही गिर गया तो सैनिक भागने ही लगेंगे, लेकिन मोहम्मद गोरी गिरा था तो उसका एक सैनिक ने उसे बचा लिया और घोड़े पर लाद करके भागने लगा। अब गौरी की सेना में भगदड़ मच गई, ठीक है, भगदड़ मच गई और सैनिकों को खदेड़ खदेड़ कर बुरी तरह पराजित किया गया, लेकिन वह लोग जितने भी बचे थे अफगानिस्तान यानी कि भारत से बाहर भागने में सक्षम हो जाते हैं और सबको यहाँ पर दबाया नहीं जा सका। यही कारण है कि तराइन का द्वितीय युद्ध होगा, ठीक है। तो बुरी तरह पराजित सैनिक जान बचाकर अपने घोड़ों की मदद से भाग खड़े हुए और उन लोग के जो घोड़े थे भारतीय घोड़ों से काफ़ी अच्छे थे, ठीक है, यही कारण है कि लोग भाग गए। राजपूतों ने दूर दूर तक गोरी का पीछा किया, किंतु सैनिक अपनी जान बचाकर भटिंडा के किले की ओर भाग गए और उनका पीछा करके उनके समूल को नष्ट नहीं किया जा सका, ठीक है। तो समझो एक तरीके से वृक्ष को पत्ती डाली ही तोड़ा, अभी जड़ तो बाकी ही था। तो यही कारण है कि 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होगा। तो इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की हार हुई, लेकिन इसका परिणाम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यह निर्णायक संग्राम नहीं था, ठीक है। क्यों निर्णायक संग्राम नहीं था, क्योंकि जो हमारा प्रतिद्वंदी था उसको हराया नहीं जा सका, ठीक है, हराया नहीं जा सका और ठीक है, और इसी कारण मतलब शत्रु को पूर्ण रूप से पराजित नहीं किया जा सका और गोरी मात्र घायल ही था और पुनः भारत पर आक्रमण करने को मजबूर हो गया। मजबूर क्या, तैयार हुआ, एक साल टाइम लगाता है, अपनी पूरी सेना को सुसज्जित करता है, संगठित करता है एक बार फिर से, ठीक है। तो फिर 1192 ईस्वी में आक्रमण करेगा, जो कि हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे उसे, ठीक है। तो ये हमारा था आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो रेड कलर की बटन लिखी होगी सब्सक्राइब, उसे प्रेस करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ठीक है। और वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी अवश्य करें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तो यह पार्ट 1 था तराइन के प्रथम युद्ध का। इसके बाद तराइन का द्वितीय युद्ध होगा 1192 ईस्वी में, उसके बारे में आगे वीडियो बनाऊँगा।
और ठीक है, तो चैनल को शेयर करिए और वीडियो देखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।